हाय दोस्तों, मेरा नाम कुसुम है। मुझे उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। मंगलवार आपका मंगल मंगल बीत रहा होगा। मेरे साथ इस वक्त फ़िलहाल कनुप्रिया हैं और सोनल भी हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे अक्सर बहस होती है घरों में, या वैसे हम बहुत वैसे जाते हैं ना। जैसे ये होता है कि घर का मुखिया कौन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में आता है पापा। ये पापा जो है वो ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। फिर बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सारे डिसीजंस पापा लेते हैं या उस टाइप के। लेकिन वो एक स्टीरियोटाइप है, वो एक गलत सोच है। जब भी कोई घर होता है तो उसमें मम्मी और पापा दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा एक आइडियल सोसाइटी में, आइडियल फैमिली में हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हुआ ये कि सीबीएसई का एक क्वेश्चन पेपर आया, क्लास 10th का था मेरे ख्याल से। क्लास 10th का एक क्वेश्चन पेपर था और उस क्वेश्चन अंग्रेज़ी का था वो क्वेश्चन पेपर। और उसमें एक सवाल था। उस सवाल वो एक बड़ा पैराग्राफ था और उस पैराग्राफ वो वैसे वाले सवाल कि आपको एक कॉम्प्रहेंशन दे दिया और उसके बाद फिर आपसे उसको आपको पढ़ना है, फिर उससे जुड़े 4-5 और सवाल होंगे जिसका जवाब आपको देना है। वो उस टाइप का कॉम्प्रहेंशन था। और उसमें जो पैराग्राफ दिया गया था वो कुछ ऐसा था कि 1 सदी पहले पुरुष अपने घर का मालिक होता था। उसकी पत्नी उसके आदेशों का पालन करती थी और उसकी अनुपस्थिति में अथॉरिटी के एक टूल के तौर पर काम करती थी। वो अथॉरिटी जो असल में उसके पति की थी। इस अथॉरिटी के जरिए ही पत्नी अपने बच्चों पर नियंत्रण कर रखती थी। मतलब ये कि पति जो है वो घर का मालिक है, और अगर पति नहीं है तब फिर पत्नी उसकी असिस्टेंट के तौर पे घर चलाएगी, और जो पति के बनाए नियम हैं वो पूरे घर पे थोपेगी या चलाएगी। और वो मतलब पति के बनाए नियमों का पालन करने की वजह से ही बच्चे, घर, परिवार और सब कुछ कंट्रोल में रहता था। ये इस तरीके की बात उसमें लिखी गई है। और उसके बाद ये था कि क्योंकि वो अथॉरिटी ऐसी थी, इस वजह से बच्चे और घर के नौकर, हाउस हेल्प जो होते हैं, वो उसकी बात मानते थे पत्नी की। लेकिन फिर वक्त बदला और औरतें काम करने लगीं, पढ़ने लगीं। और जब औरतें नौकरी करने जाने लगी तो वो बैलेंस बिगड़ा कि पति जा रहा है, अब उसके एब्सेंस में घर पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, या तो उस वजह से फिर सब कुछ खराब हो गया। वो पैराग्राफ कुछ इस तरीके की बात कर रहा था कि फेमिनिज्म ही जो है, जो महिलाएं जो उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, वो जो घर से बाहर असल में ये पूरी कहीं वही गलत है। हाँ, और असल में ये जो पूरी बात इसमें थी ना, वो इतनी अजीब है कि मैं उसको मतलब पढ़ के भी मैं बता नहीं पा रही हूँ कि उसमें क्या है। ठीक है, मतलब उस पे कैसा होता है। तो कनुप्रिया, आप मतलब हम सभी जिस लगभग छोटे शहरों से आए हैं, और आपने क्या कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है अपने इसमें लाइफ में? मैं वही, आपने जो बोला ना कि ये पैराग्राफ पढ़ के मतलब इतना अजीब लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात एक ऐसी चीज़ है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। पर एक फैक्ट ये है कि भारत में ज़्यादातर महिलाएं उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती शिक्षा के, मतलब इसमें ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 12th के बाद के, 10th के बाद के बहुत ज़्यादा हैं। बट मेरे साथ तो हमेशा से ये सीन ही रहा है कि मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही है। और मैं सुनती हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि वो अपने पूरे फैमिली में वो पहले जनरेशन है जिन्होंने पढ़ाई की है और वो आगे आए हैं। तो मुझे सबसे अजीब बात जो ये लगती है वो ये कि एजुकेशन के बारे में जब बात होती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात चल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आ चुका है बहुत सारे तरीक़ों से, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से जो है अब एजुकेशन एनरिच होगा। वहाँ जब हम एक तरफ एनईपी की बात करते हैं और सुंदर ख्वाब मतलब ऐसे हम दिखाते हैं कि कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है,
उस टाइम में एक स्कूल में जब बच्चा जाता है एग्जाम लिखने, और 10th का जो एक जो एज होता है उस वक्त का, वो बहुत ही कच्चा ये होता है। आप मतलब कुछ भी ऐसा पढ़ लो, देख लो, इमोशनल हो, कुछ भी हो, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू स्टार्ट बिलीविंग दोज थिंग्स। और उस टाइम में आप एक इस तरीके का पैराग्राफ उनको देते हो, आप एनालाइज करने देते हो, जहाँ पर ये बात सीधे सीधे लिखी हो कि कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन बाकायदे लिखा है ना कि घर के डिसिप्लिन में प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बाहर चली जाती हैं और घर पे जो है वो, उसमें यह है कि महिलाएं जो है वो पिता का, मतलब जो घर का जो मुखिया है उसकी वॉइस बन के रहती थी पहले, और अब चूंकि वो भी बाहर जाके काम करने लगी हैं तो उस चीज़ का एब्सेंस है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। तो ये सीधे सीधे मतलब एक तरह से जेंडर डिस्टिंक्शन जो है कि एक मर्द जो है वो बाहर जाएगा, एक औरत जो है वो हमेशा घर संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी, उसके अपने सपने नहीं होंगे, उसका अपना गोल नहीं होगा। दिस इज़ लिटरली दिस कि मतलब फिर से हम 100 साल पीछे धकेल दिए जाएं, वही बेहतर होगा। और एक बात नोटिस करने वाली है, उसमें एक सवाल था, सीबीएसई ने बोला है अपने स्टेटमेंट में कि आप लोग गलत तरीके से इसको देख रहे हैं। हमने उसमें सवाल भी डाला है कि क्या जो ऑथर है जिसने लिखा है वो क्या मिसोजिनिस्ट है, तो ये जो पूरा एक ओपिनियन जो इसमें आ रहा है वो क्या बहुत ही ज़्यादा मतलब मिसोजिनी को हम क्या बोलेंगे, हाँ, स्त्री विरोधी चीज़ है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, आप जब क्लास 10th में थे आपको पता था कि मिसोजिनी क्या होता है? मिसोजिनी टर्म जो है वो मैं ये सबसे पूछना चाहूँगी कि आप 10th के बच्चे होंगे आपके आसपास, उन्हें ये लिंगो, ये जो इतना भारी सा शब्द है, उन्होंने कब सुना ये? क्योंकि मैंने नहीं सुना था। मिसोजिनी का मतलब सुना होगा भी तो मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होता है। मुझे तो लिटरली फेमिनिज्म भी उस तरीके से नहीं पता था। तो आप 10th क्लास के बच्चे से कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बताए ऐसे पैराग्राफ को पढ़ के कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बहुत ही फ्लॉड, मतलब बहुत ही क्या ही बोलूं, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं उस पैराग्राफ पे वापस लौटूंगी और वो मतलब मुझे बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत फनी लग रहा है। इसमें है कि माँ ने पिता की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया और अब माता पिता के बीच असहमति दिखने लगी। इससे बच्चा इनमें से एक या दूसरे के प्रति झुकाव रखना, मतलब दोनों लड़ते थे तो बच्चा या तो इधर का होता था या उधर का होता था, तो दोनों का नहीं होता था। तो फिर उसके बाद फिर बच्चा दोनों को इग्नोर करने लगा और अपनी मर्जी का मालिक बन गया। तो इस क्योंकि और पत्नी ने पति की अथॉरिटी छोड़ी, इस वजह से घर का अनुशासन खत्म हो गया और घर का अनुशासन टूटा, तो वो उसका खुद का कंट्रोल भी चला गया क्योंकि पति। और ये भी लिखा है ना कि फेमिनिज्म की जो लहर आई तो बच्चे कम पैदा होने लगे कुछ ऐसा भी लिखा है उसमें। हाँ, तो ये बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं, बहुत ही सबसे बुरी बात यह है कि हम अभी इस चीज पे हंस रहे हैं क्योंकि हम एक ऑफिस में बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं अपना काफी प्रिविलेज्ड हैं। वो महिलाएं जो लिटरली, वो लड़कियां जो सच में स्कूल नहीं जा पाती हैं, जिन्हें ये सोच के स्कूल नहीं भेजा जाता कि बच्ची है, इसकी तो शादी कर देनी है, तो बर्तन मांजेगी, ये तो खाना बनाना सीखेगी, उन्हें पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि ये सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उसका असर उन पे मुझे तो सबसे शॉकिंग ये लगता है कि सीबीएसई एक बहुत प्रेस्टिजियस बोर्ड है, सबसे ज्यादा इंडिया के स्टूडेंट्स उस बोर्ड से पढ़ते हैं। ये बोर्ड का पेपर बना और ये पेपर कई लेवल्स पे पास हुआ होगा, क्या किसी भी लेवल पर ये नहीं देखा गया होगा? मतलब कुसुम सोचिए कि उस पेपर को जिस लेवल पे वो पास हुआ होगा अप्रूवल के लिए, किसी लेवल पर क्या वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाए होंगे, या किसी को ये नहीं लगा होगा कि यार ये कंटेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर कोई पढ़ता ही नहीं है ऐसा कंटेंट, ये भी हो सकता है। मतलब वॉट एवर द रीजन इज, हमें नहीं पता। और ये बहुत डिस्टर्बिंग है कि ऐसी बातें एक ऐसे पेपर में उससे रिगार्डिंग आंसर्स भी पूछे गए हैं। मतलब मैंने उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ा, मेरे मासी की बेटी पढ़ती है क्लास 10th में, मैंने उससे पेपर मंगाया, मैंने पढ़ा और मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं पेपर लिख रही होती तो मैं उसका जवाब क्या लिखती, मतलब मैं क्या कहती कि क्योंकि मैं इमेजिन करती हूँ, वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरी माँ एक वर्किंग मदर है, उनके कारण घर के बच्चे
और काम वाली नौकरानी जो होती है, घर पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो बिगड़ रहे हैं। क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ाने जाती है बाहर, या मेरी मम्मी नौकरी करने जाती है, और ये जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, फेमिनिज्म की बातें हुई हैं, जिसके कारण आजकल औरतें घर के बाहर निकल पाती हैं, पढ़ाई मतलब पढ़ लिख जाती हैं या बाहर नौकरी कर पाती हैं, इस सब के कारण घर के बच्चे और नौकरानी बिगड़ रहे हैं। चलो बच्चे बिगड़ने के तो मैं कुछ पैमाने होते मान सकते कि बदतमीज हो गया है, सुनता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, बच्चों को बिगड़ने के मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें वो बात थी ना कि नौकरानी या काम करने वाले घर के लोग बिगड़ रहे हैं। भाई क्या बिगड़ रहे हैं, मतलब क्या कहेंगे कि हाँ कि क्या मतलब मेरी मम्मी अगर कहीं बाहर नौकरी करने ना जाए तो काम वाली उनकी सुनेगी, और अगर वो नौकरी करने बाहर जाए तो काम वाली बिगड़ जाएगी, सुनेगी नहीं। मतलब कितना इलॉजिकल है। आप थोड़ा सा बेसिक सेंस लगा के सोचो तो ये समझ में आएगा। और ये सारी चीजें जो लिखी जाती हैं ये हमारे समाज की रियलिटी बताती हैं। ये हमें डिस्टर्बिंग इसीलिए लगा, और जो पढ़ा लिखा तबका है उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, वरना मुझे लगता है कि आज भी ये बहुत लोगों के लिए बहुत नॉर्मलाइज है। उन लोगों का यही मानना है कि अगर महिलाएं घर के बाहर काम करने जाएंगी तो वो घर को सही से मैनेज नहीं करेंगी, घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, कोट एंड कोट काम वालियां बिगड़ जाएंगी। क्योंकि इसमें फिर हम उसी डिबेट पे चले जाते हैं ना, जो अभी से कई साल मतलब दशकों पहले जो एक वो होता था। जैसे मैं मैंने एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि हमारे देश में औरतों को वोट करने का अधिकार कैसे मिला। तो उसमें ये था कि उसमें काफ़ी सारे लोगों के कोट्स थे, और उसमें गांधी का भी एक कोट कहीं से आया था, और उसमें ये था कि जो औरतें हैं उनका काम है कि वो अंग्रेज़ों से युद्ध में पुरुषों का साथ दे, उनका सपोर्ट करे, उनका सपोर्ट सिस्टम बने, पर वो खुद उसमें ना कूदें। इट वाज लाइक कि आपका फोकस होना चाहिए कि आप पीछे से सपोर्ट करो, आपको आगे नहीं आना है। ठीक है, तो वो जो वोटिंग के लिए हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो सरसरी तौर पे हमें लगता है कि यार हम मतलब कितना सही कि हम आज़ाद हुए और औरतों को वोटिंग का राइट दे दिया इंडिया ने। बट एक्चुअली वो उससे पहले मतलब 1920s मतलब 1910 के दशक से लेके 1920s में वो एक बहुत लंबा उसके लिए प्रोटेस्ट चला है। और उसमें लोगों का ये होता था कि अगर औरत को वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे या वो वोट करने जाएगी तो उसका परिवार से ध्यान हट जाएगा, वो बच्चों को संभाल नहीं पाएगी। और जैसे जितने इलॉजिकल स्टेटमेंट्स अभी हमें मिलते हैं ना कि ये गोबर में लौट जाओ तो कोरोना ठीक होता है टाइप का, उस टाइप के लॉजिकल स्टेटमेंट्स तभी भी आते थे। एक किताब में मैंने पढ़ा कि उस टाइम पे जो विरोधी लोग होते थे वो कहते थे कि अगर औरत वोट करने जाएगी तो उसकी दूध पिलाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो वो एक उनका वो जो इलॉजिकल एक नैरेटिव होता था कि औरत की जो मेन जिम्मेदारी है वो ये है कि उसको घर संभालना है, उसको बच्चे पालने हैं, और उसके ऊपर वो कुछ भी करती है। अगर वो पढ़ने भी जाती है तो उसके लिए वो अपनी कुछ जिम्मेदारियों से को कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी, तभी वो कुछ एक्स्ट्रा कर पाएगी। क्योंकि तुम्हारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हारी होती थी वो तुम्हारा यही है कि तुम्हें पति की सेवा करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है, तुम्हारे बच्चे बिगड़ ना जाएं इसका ख्याल रखना है। तो और ये कमेंट्स ले लेते हैं। कोई कमेंट है क्या? कमेंट है, काफी सारे कमेंट्स हैं, मैं पढ़ती हूँ। किसी ने लिखा है गुड लिखा है, बढ़िया। पहले लोग हाँ। संदीप मलिक जी ने लिखा है गुड। शायद उनको हमारी कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है, मैं ये अज्यूम करती हूँ आपके इस कमेंट से। बाकी राम प्रताप दद्दा जी ने लिखा है गुड। आप बोलिए। ये करण
तिवाना जी लिख रहे हैं, मैडम फोन टूट जाएगा आपका, वेट कुछ ज़्यादा है। करण जी, आपको मेरे वज़न की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा फ़ोन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मेरे बैठने से वो टूटेगा नहीं। कितना कंसर्न है। कि वेले लोग वही है कि जो भी हैं, क्या नाम है उनका, नाम लेके बोलते हैं ना। शिवम हाँ, शिवम ने लिखा है, यू आर टेलिंग राइट मैम। थैंक यू शिवम, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अनिल कुमार जी ने लिखा है ओम, हरिओम अनिल जी। अनिल कुमार जी अपना नाम लिख रहे हैं, मैंने आपका नाम पढ़ लिया अनिल जी। और बाकी तो और ऐसा कोई कमेंट दिख नहीं रहा है। 34-35 कमेंट हैं, लेकिन क्योंकि वो पहले आए थे तो लाइव में वो ऊपर चले गए हैं। अभी के इतने कमेंट्स हैं। एक बात और ज़रूरी है। शिवम राज जी लिख रहे हैं, यू आर टेलिंग राइट मैम, इट्स मेल स्टीरियोटाइप। नॉट ओनली मेल स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप ही है। बहुत सारी फीमेल्स भी इस बात पे बिलीव करती हैं, स्टीरियोटाइप इज स्टीरियोटाइप। अब तक जितने कमेंट्स आए, हमने इन कमेंट्स को ले लिया। आप लोग अगर बाद में इस लाइव वीडियो को देखेंगे तो कमेंट करिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहते हैं। ज़रूरी चीज़ है, एक तो ये वाला था ना, और दूसरा एक और आज जिसके बारे में आया है सामने, एक और पैरा हिंदी के पेपर में, जिसमें कि बहुत ही सटल शब्दों में, हम कहते हैं ना सटल, बहुत ही मतलब ऐसे घुमा के ये थोड़ा सा लेजिटिमाइज करा है कि गांव में अभी भी जात पात मानते हैं, जाति व्यवस्था चलती है और वहाँ पे सिस्टम बड़ा सही रहता है इस चक्कर में। और शहर में जो लोग नहीं मानते हैं, आजकल मॉडर्न हो गए हैं, तो थोड़ा मतलब एक दूसरे से ही लोग क्या बोलते हैं, वो एक दूसरे से अनबन रहती है, लेकिन गांव में सिस्टम बहुत सही रहता है। तो मैं यही कहूँगी, ये वेले लोग लिखा है ना, करण तिवानी जो भी सर हैं आप, तिवाना जी, कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ये बोलूँगी कि बच्चे जब 10वीं में होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना वो प्लास्टिसिन होता है, एक मिट्टी जैसा होता है, आप उसको जैसे मोड़ना चाहो ना वो मुड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मतलब जिंदगियां ना इन सब तरीके से बर्बाद होती है। वो महिलाएं जो कि स्कूल नहीं जा पाती, जिनका सपना इस तरीके से तोड़ा जाता है कि वो नहीं पढ़ सकती, या फिर वो इंसान जो कि कास्ट की जो ज्यादतियां हैं वो झेल रहा है, उन लोगों के लिए ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बहुत मायने रखती हैं, और उस पर बात होना ही एकमात्र ऑप्शन है जो कि हम कर रहे हैं। एंड कॉमेंट कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, थैंक यू कनुप्रिया। अभी जितने लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस लाइव वीडियो को बाद में देखेंगे, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है इस मसले पर। हम सारे कमेंट्स को गो थ्रू करेंगे, अगर आपका कोई सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, और आप हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक पे हमें सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कोई आपके मन में सवाल हो, कोई डाउट हो, या आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर उस पर बात करेंगे। शुक्रिया।